Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12th, that is strategies for the enhancement in the crop production. So without wasting any time, let's proceed with today's video. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो हमने पिछले सेशन के अंदर प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था. तो क्या होती है ये प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग इज़ द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिजायर्ड प्लांट टाइप that are better suited for the cultivation, give better yield and a disease resistance. तो ये जो प्लांट ब्रीडिंग वाली टेक्निक है, इसके अंदर हम प्लांट स्पीशीज़ को अपने मन मर्जी के मुताबिक मैनिपुलेट करवाते हैं सो दैट कि हमें जो हमारी मर्ज़ी का जो डिज़ायर्ड टाइप का प्रोडक्ट है वो मिल सके. और अगर प्लांट के केस की हम बात करें तो डिज़ायर्ड टाइप का क्या हो सकता है प्रोडक्ट, कि कोई ऐसी ब्रीड बने जो कल्टीवेशन के लिए भी सूटेबल हो, उसकी जो यील्ड है वो भी ज़्यादा हो और इसके साथ साथ वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी हो. इसके अलावा हम अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जो प्लांट ब्रीडिंग के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम प्लांट ब्रीडिंग करवा सकते हैं. तो वो स्टेप कौन कौन से हैं अब हम वो देखते हैं. जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ अ रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम. तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि उनके जीन लेवल के ऊपर चेंजेस आना. तो अगर किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी. यानी अगर हम किसी भी स्पीशीज़ के अगर को हम लेके देखें तो उसके जीन्स के अंदर क्या क्या वेरिएशन है वो चीज़ हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है. इन मैनी क्रॉप प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ अवेलेबल फ्रॉम द वाइल्ड वेराइटीज़ ऑफ द क्रॉप. तो ऐसी बहुत सारी क्रॉप हैं जिनके अंदर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो मौजूद है अगर हम उनको उनकी जो वाइल्ड वैरायटी है उसके साथ कंपेयर करें. कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वैरायटीज़ स्पीशीज़ एंड द रिलेटिव ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीशीज़. तो पूरा कलेक्शन करना और फिर उनको प्रिजर्व करना यानी कि संभाल के रखना किसी भी जो अलग अलग वैरायटीज़ हैं उन सबको, अलग अलग स्पीशीज़ को या फिर उसके आसपास के जो रिलेटेड स्पीशीज़ हैं जिनको हम कल्टीवेट कर सकते हैं उन सब के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. फॉलोड बाय देयर इवैल्यूएशन ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक इज़ अ प्री-रिक्वेस्टिक for effective exploitation of the natural genes available in the population. तो हमें उस जिस भी वैरायटी है उसके अंदर उसकी जितनी भी वाइल्ड वैरायटीज़ हैं यानी कि जो वाइल्ड वैरायटीज़ प्लस उसके साथ साथ अगर उस स्पीशी के अंदर कोई चेंज आया है वो भी हमें पता होना चाहिए. और उसके जो रिलेटेड स्पीशीज़ है जिनका कल्टीवेशन होता है हमें उन सारों के बारे में पता होना चाहिए. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है अगर हमें नेचुरल जीन्स के बारे में और उनको पूरा एक्सप्लॉइट करना है या फिर उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है. यानी कि इन सिंपल एंड शॉर्ट जिस भी चीज़ को हम ब्रीड करवा रहे हैं हमें उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए. द एंटायर कलेक्शन ऑफ द प्लांट एंड सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल जीन्स in a given crop is called germplasm connection. और पूरा कलेक्शन करना चाहे वो प्लांट का हो या फिर वो सीड का हो और उसके अंदर क्या हो हमें ये पता है. एलिल्स क्या होती हैं, एलिल्स के बारे में हम जो 5th चैप्टर है उसके अंदर भी बात कर चुके हैं
कि जो अल्टरनेट फॉर्म होती है किसी भी जीन की उसको हम एलेल बोलते हैं। तो हमें हर एक जीन्स की उनकी एलेल्स के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन और उनका पूरा कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए उस क्रॉप का। इसी को हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। यानी कि हमें उस क्रॉप की सारी जीन्स की, उसकी सारी एलेल्स की, उसकी सारी वैरायटीज़ की, उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए और इसी को हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अब जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ एवेलुएशन एंड द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, कि कैसे हम चीज़ों को इवेलुएट करेंगे, कि कैसे हम किसी चीज़ को पहचानेंगे, कैसे उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे और हम कौन से उन पेरेंट का सिलेक्ट करेंगे उनको फिर फर्दर ब्रीड करवाने के लिए। The germ plasm is evaluated so as to identify plant with the desirable combination of characteristic। अब हमने ऊपर क्या किया था फर्स्ट स्टेप के अंदर कि हमने जर्म प्लाज्म को कलेक्ट किया था, यानी कि उसके पूरे जीन्स वगैरह को हमने कलेक्ट कर लिया था। अब इसके बाद में ये जो इसका जीन प्लाज्म है इसको हम इवेलुएट करेंगे, यानी कि इसके पूरे डेटा को हम स्टडी करेंगे सो दैट कि हमें उसके जो मेन जो प्लांट हैं जिनके अंदर हमारे डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स के, उनको हम सेलेक्ट कर सकें, यानी कि हम बेटर क्वालिटी के पेरेंट्स को इन सिंपल इन शॉर्ट सेलेक्ट कर सकें। द सिलेक्टेड प्लांट आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने उनके पेरेंट्स को तो सिलेक्ट कर लिया, अब ये जो सिलेक्टेड प्लांट हैं या फिर पेरेंट हैं उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद में जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर है उससे हम इसको यूज़ करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है उनकी क्रॉसिंग करवानी। द प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड वेर एवर डिज़ायरेबल एंड पॉसिबल। और इसके अलावा जो प्योर लाइन्स हैं उनको क्रिएट किया जाता है जहाँ भी हमें लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत है या फिर जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो पाता है। अब जो तीसरा स्टेप है प्लांट ब्रीडिंग का वो है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट। कि हमने ऊपर क्या किया सेकंड स्टेप के अंदर कि जो हमने जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया था हमने उसको अच्छे से स्टडी किया, उसको इवेलुएट किया और उसके बाद हमने जो उसके अंदर जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट वाले जो प्लांट थे उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने जो पेरेंट्स को सिलेक्ट किया है उनको हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मे हैव ऑफन बी कंबाइंड फ्रॉम द टू डिफरेंट प्लांट और पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ द वन पेरेंट may need to be combined with the disease resistance of the another plant। तो हमें जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हमारी जो नई वैरायटी बनेगी उसके अंदर, बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारे डिज़ायर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दो अलग अलग प्लांट्स को कंबाइन करने से आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक जो पेरेंट है उसके अंदर जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है और जो दूसरा पेरेंट है उसके अंदर क्या है डिज़ीज़ रेजिस्टेंस है, यानी कि वो उसके अंदर इतनी जल्दी बीमारियां नहीं लगती हैं। अब हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हो और साथ में उसको भी बीमारी भी ना लगे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उन दोनों पेरेंट्स को क्रॉस करवाना पड़ेगा। दिस इज़ पॉसिबल बाय द क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग the two parent to produce hybrid that genetically combine the desired characteristics in one plant। तो अगर हम दोनों प्लांट्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो ये किस चीज़ की मदद से पॉसिबल हो पाएगा? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की मदद से पॉसिबल हो पाएगा। इससे क्या होगा कि दोनों पेरेंट्स से एक हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा और वो जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसी एक प्लांट के अंदर। दिस इज़
a very time consuming and the tedious process, since the pollen grain from the desired plant chosen as the male parent have to be collected and placed on the stigma of the flower selected as female parent. तो अब ये जो हम चाह रहे हैं कि दोनों जो प्लांट हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के हम कोई अपना एक तीसरा हाइब्रिड बना लें, ये जो प्रोसीजर है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि बहुत वक्त लगता है इस प्रोसीजर को करने में और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो मेल प्लांट सेलेक्ट किया है वहाँ से हमने पोलन ग्रेन्स को लेना पड़ेगा और फिर उनको कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, जो हमने फीमेल प्लांट सेलेक्ट किया है उसके फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर हमें उसको रखना पड़ेगा ताकि पॉलिनेशन हो सके. इन चैप्टर 2 डिटेल्स ऑन हाउ टू मेक द क्रॉसेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड. तो हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर ऑलरेडी इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है. हमने पोलन पिस्टल इंटरैक्शन भी पढ़ा हुआ है, हमने पॉलिनेशन भी पढ़ा हुआ है. हमने पढ़ा था कि कैसे पॉलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, फिर वो कैसे जो फर्दर उसकी जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के लिए भी क्या बीच में कौन सा प्रोसीजर होता है, एक पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होता है, यानी कि जो पोलन ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन होगी और उसी के थ्रू वो जो मेल गैमेट है वो ओवम या फिर ओव्यूल तक पहुंचेगा. तो ये हम सब कुछ ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर के अंदर बात कर चुके हैं. ऑल्सो it is not necessary that the hybrids do combine the desirable characters. Usually, only one in a few hundred to 1,000 crosses shows the desirable combination. अब हमने बोला कि हमें दो प्लांट को कंबाइन करने के लिए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवानी पड़ेगी, पर ये भी इतना आसान प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमने जो हाइब्रिड बनाया है, जो हमारी F1 प्रोजेनी आएगी, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हमें जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे वो आए ही आए. बहुत बार ऐसा होता है कि हज़ारों या फिर जो बहुत सारे क्रॉसेस के अंदर से सिर्फ एक आधा ही ऐसा क्रॉस निकलता है, ऐसा प्रोडक्ट निकलता है जिसके अंदर हमारे डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं. वरना तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हैं वो डोमिनेट नहीं करती हैं और इसी वजह से वो हाइब्रिड्स हमारे किसी काम के भी नहीं होते हैं. अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन एंड द टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. अब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बन चुके हैं. रिकम्बिनेंट का मतलब होता है कि हमने जीन्स को मैनिपुलेट करवा के अपने जो हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है हमने वो प्रोड्यूस करवा लिया है प्रोजेनी के अंदर. तब हमने बहुत सारे रिकम्बिनेंट बनाएंगे, हम हाइब्रिड सिर्फ एक ही हाइब्रिड तो बनाएंगे नहीं. तो अब हम उन जितने भी हाइब्रिड्स जो रिकम्बिनेंट बने हैं उनके अंदर से हम जो सबसे सुपीरियर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसको फिर फर्दर टेस्ट भी करेंगे, यानी कि जो सुपीरियर प्रोजेनी है अब हम उन सब में से उसको सिलेक्ट करेंगे. दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड्स दोज प्लांट्स दैट हैव द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्बिनेशन. अब ये जो चौथा स्टेप है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करवाते हैं. जितने भी प्रोजेनीज आई हैं हाइब्रिड की उनके बीच से सिलेक्शन होगा ऐसे प्लांट्स का जिनके अंदर हमारे जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके कॉम्बिनेशंस आए हैं. द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर द केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेनी. अब ये जो सिलेक्शन होगा ये बहुत ही क्रूशियल यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिससे हमारी जो ब्रीडिंग वाला जो प्रोसीजर है उसकी सक्सेस का हमें पता चलेगा और इसको बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करना पड़ता है, यानी कि बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है उन रिकम्बिनेंट्स में से. दिस स्टेप यील्ड द प्लांट दैट आर सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट.
Very often, more than one superior progeny plant may become available. तब ये जो स्टेप हम कर रहे हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन करेंगे जो कि उनके पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर हों, क्योंकि हमें उनसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी चाहिए। वो दोनों क्वालिटीज़ जो हमने सुपीरियर पेरेंट को सिलेक्ट किया था वो बेशक अच्छी थी, पर हमें क्या करना है, हमें उससे और बेटर क्वालिटी बनानी है, क्योंकि हमने तो उन दोनों को कंबाइन करवा के एक तीसरी वैरायटी बनानी है। और वो तीसरी वैरायटी कैसी होनी चाहिए कि उसके अंदर उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हों, तो वो सुपीरियर होनी चाहिए अपने पेरेंट्स से। These are self-pollinated for several generations till they reach a state of uniformity, homozygosity, so that the characteristics will not segregate in the progeny. अब इसके बाद क्या होगा कि हमने उनको सिलेक्ट तो कर लिया, हमने सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे उनको आगे वाली बहुत सारी जनरेशन तक हम उनको सेल्फ पॉलिनेट ही करवाएंगे। और कब तक हम उनको सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे, जब तक वो होमोजाइगोसिटी वाली कंडीशन तक नहीं पहुंच जाते हैं। होमोजाइगोसिटी से मतलब ये है कि उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं वो सेग्रीगेट नहीं होने चाहिए, वो उनकी आगे आने वाली हर एक प्रोजेनी तक ट्रांसफ़र ज़रूर होने चाहिए। अब जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ टेस्टिंग, रिलीज and the commercialization of the new cultivars. The newly selected lines are evaluated for their yield and other agronomic traits of the quality, disease resistance, etc. तो इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो होमोजाइगस वाली जो कंडीशन आ गई है, हमारी जो नई जनरेशन है उसके अंदर हम उनको फर्दर इवैल्यूएट करते हैं, उनको और ज़्यादा स्टडी करते हैं कि उनकी यील्ड कितनी आ रही है, उनकी ट्रेड्स कैसी हैं, यानी कि वो जो प्रोडक्ट उससे आएगा उसकी क्वालिटी कैसी है, वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस है कि नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले यही दो पैरामीटर्स लिए थे जब हमने एग्ज़ाम्पल की बात करी थी कि उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, प्लस वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। तो हम इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अब इवैल्यूएट करेंगे। This evaluation is done by growing these in a research field and recording their performance under ideal fertilizer application, irrigation and other crop management practices. अब ये जो इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं क्रॉप्स का, वो कहाँ पे होगा, अलग अलग रिसर्च फील्ड में होगा, और फिर उनको देखा जाएगा कि उनके ऊपर कैसे अलग अलग जो फर्टिलाइज़र्स डाले जा रहे हैं तो वो किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट आ रहा है जब उनको हम इरिगेट कर रहे हैं, या फिर जो और भी हमारी बहुत सारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं उस टाइम पे क्या क्या वो इफ़ेक्ट शो कर रही हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाएंगी। द इवैल्यूएशन इन द रिसर्च फील्ड इज़ फॉलोड बाय टेस्टिंग the material in the farmer's field for at least 3 growing seasons at several locations in the country, representing all the agroclimatic zones where the crop is usually grown. अब हमने रिसर्च फील्ड के अंदर तो इनको टेस्ट कर लिया, अब उसके बाद हम उनको जो हमारे नॉर्मल फार्मर्स के जो फील्ड हैं, जो हमारे नॉर्मल खेत हैं, उनके अंदर भी हम उनको टेस्ट करेंगे। अगले 3 ग्रोइंग सीज़न तक हम उनको लगा के देखेंगे हमारी कंट्री की अलग अलग लोकेशन के अंदर, जहाँ पे भी वो जो क्रॉप है वो यूजुअली उगती है। द मटीरियल इज़ एवेलुएटेड इन कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवर्स, अ चेक एंड द रेफरेंस कल्टीवर। और उसके बाद में जो हमारा प्रोडक्ट आएगा इतनी सारी जनरेशन के बाद में, हम उसको कंपेयर करके देखेंगे जो पहले वाला जो बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल था हमारे मार्केट के अंदर, कि हम उससे बेटर को प्रोड्यूस करवा पाए हैं कि नहीं करवा पाए हैं। तो ये होती हैं कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस।